एवरीवन। सेलाइन सोडिक सॉइल को एक टेबल में पढ़ते हैं, पर भाई एक टेबल में क्या होगा, सेलाइन सोडिक सॉइल हो जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं है कि आप छोड़ दो। देखो ये तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और इंटरव्यू वगैरह के रिगार्डिंग भी आपसे जनरली क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपका एसिड सॉइल क्या है, सेलाइन सोडिक क्या है, यहाँ से पूछ लेते हैं, या फिर आपका वो मिनरल न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेलाइन सोडिक सॉइल को हम लोग किन किन हेडिंग्स में पढ़ेंगे, या फिर चलो सेलाइन सोडिक स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, टेबल में तो हम आते रहेंगे, खुद से बनाते हैं पहले हम टेबल। ठीक है भाई, खुद के नोट्स बनाया करो, खुद ही लिखा करो, जितना शॉर्ट में लिख सकते हो बेस्ट है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट्स में। ये रहे अब मेरे नोट्स पढ़ो। सबसे पहले हम इनके बात करेंगे, इनके नाम के साथ साथ कि भाई सेलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं और सोडिक सॉइल को क्या बोलते हैं। तो भाई सेलाइन सॉइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आप इसका नाम याद रखना है वो नाम है रशियन। ठीक है, क्या नाम है? रशियन नाम है। रशियन नाम मतलब सोलनचाक। तो इसका पहला नाम क्या आ गया? सोलनचाक इसका नाम आ गया, जो कि एक रशियन टर्म है जिसका मतलब होता है सॉइल। ठीक है, तो सोलनचाक आ गया। अब ये आपका सेलाइन सॉइल बताएगा, और अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ सोलेनेड्स, ये भी रशियन टर्म है, ये बताएगा क्या? सोडिक सॉइल बताएगा। ठीक, पहली बात हो गई। याद कैसे करें भाई? चौक का कलर वाइट, नमक का कलर वाइट। ठीक है, तो आप चाहो तो याद करने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, सोलनचाक याद रखना क्या है? सेलाइन सॉइल है, वाइट कलर का है। ठीक है, वाइट कलर से इसके साथ एक चीज़ और जोड़ो भाई, वाइट एल्कली भी इसको हम बोलते हैं। अब एल्कली और एल्कलाइन, ठीक है, एल्कली और एल्कलाइन में भी डिफरेंस होता है। एल्कली, और इसको हम बोलते हैं ब्लैक एल्कली। क्यों बोलते हैं भाई ब्लैक एल्कली? ब्लैक एल्कली बड़ा कंसाइज की हुई है चीज़ें। कंसाइज का मतलब ये मत समझना कि चीज़ें हटा दी, हटाया हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बुक से बनाया हुआ है कंटेंट, पर कंसाइज क्या हुआ है, जितना आपको ज़रूरत है उतना एकदम शॉर्ट है, शॉर्ट जितना शॉर्ट हो सके। ठीक है, क्यों फालतू की वो करनी। तो नेम में हो गया सोलनचक, और वाइट एल्कली बोल दिया। वाइट एल्कली क्यों? वाइट कलर का दिखता है इसलिए वाइट एल्कली नाम है। ब्लैक एल्कली क्यों? ब्लैक कलर का दिखता होगा क्या? ये ब्लैक कलर का ही दिखता है। देखो ये तो चलो वाइट कलर का, आपको पता है कि नमक वाइट कलर का दिखता है। ठीक है, उसमें जनरली जो मेटल्स की हम बात करते हैं ना, ये मेटल से नाम आया हुआ है एल्कली वर्ड। ठीक है, आपको इतनी जाने की जरूरत नहीं है कि मेटल से नाम आया, क्या आया बस याद कर लो, वाइट एल्कली इसको कहते हैं। ठीक है, ब्लैक एल्कली की अगर हम बात करें तो भाई देखो, सोडिक सॉइल मतलब सॉइल में सोडियम ज़्यादा, सोडियम का काम है डिस्पर्स करना, डिस्पर्जन करता है। डिस्पर्जन मतलब सॉइल के पार्टिकल जो पास पास बंधे हुए थे उनको ये डिस्पर्स करेगा, दूर कर देगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है सोडिक सॉइल के साथ। सिर्फ पार्टिकल्स को ही नहीं, ये ऑर्गेनिक मैटर को भी डिस्पर्स करता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर डिस्पर्स होगा, फैलेगा, अलग अलग होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर ऊपर सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है, या सॉइल में आप कह सकते हो ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा एकदम डार्क कलर का, जिस वजह से ये वहाँ पे सिलिक स्पॉट्स बनाता है। ये जो ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मैटर ऊपर आके इकट्ठा हो गया डिस्पर्जन की वजह से, इसको हम बोलते हैं सिलिक स्पॉट्स। और ये ब्लैक कलर यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम ब्लैक एल्कली भी रखा गया। तो दो नाम हो गए इसके, सोलनेट्स हो गया आपका यहाँ पे, और आपका सोलनचक हो गया। ठीक है, चलो दिया, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। ठीक है भाई, तो ये वाला पॉइंट है क्लियर, और ये वाला पॉइंट है क्लियर। अब देखो तीन नाम और दिख रहे होंगे। अब ये अलग अलग स्टेट में इनको बुलाया जाता है। जैसे थर की बात करें, पंजाब में थार गाड़ी कहाँ चलाई जाती है? पंजाब में। तो थर सॉइल भी कहाँ बोलते हैं? पंजाब में बोलते हैं। रे की बात करें तो भाई यूपी बिहार में थोड़ा इसको रे नाम से बोला जाता है, और राजस्थान की बात करें तो वहाँ इसको लूनी नाम से कहा जाता है। सोडिक सॉइल की भाई बात करें तो कलर बोला जाता है वापस पंजाब में, असर बोलते हैं इसको यूपी में, और कसर बोलते हैं इसको गुजरात में। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट चीज़ हुई कंप्लीट, क्या? इनके नाम। ठीक है, तो नाम आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, नाम आपको स्पेशली सोलनचक, वाइट एल्कली के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन जाता है। तो नाम वाला पॉइंट क्लियर। तो आते हैं पॉइंट नंबर 2, सोर्सेज। ठीक है, चलो सोर्सेज से भी पहले इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसकी हम बात करेंगे। ठीक, पहला हो गया नेम, सेकेंड है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं, प्रॉपर्टीज की बोल दो, कुछ भी बोल दो यार आप, कंपोजिशन बोलते हैं चलो हम। ठीक है, हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, बुकिश टर्म्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, चीज़ें बस समझनी है। समझ गए तो फिर टर्म तो बाकी जो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है वो सारे आपको पता है। ठीक है, जैसे सोलनचक और सोलिनेट से। अब देखो कंपोजिशन की बात करें तो हमेशा याद रखना, सेलाइन सॉइल में आपके क्या होते हैं जनरली? क्लोरीन्स और सल्फेट। ठीक है, अब देखो आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी कि सोल्ट क्या होता है। सोल्ट में होने के लिए नाइट्रेट भी होता है, बोरोन के भी होते हैं, फ्लोरीन के भी होते हैं, बहुत सारे सोल्ट होते हैं। ठीक है, पर नेचर में आपको जनरली जो ज़्यादा सोल्ट देखने को मिलेगा सॉइल के अंदर वो होंगे क्लोरीन और
सल्फेट के, ठीक है। क्लोरीन और सल्फेट किसके साथ जुड़ेंगे? क्लोरीन और सल्फेट सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो आपका सेलाइन सॉइल क्या है? सेलाइन सॉइल क्लोराइड्स या सल्फेट हैं, किसके? सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की तो NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जो हम खाते हैं। Na2SO4 इस सोडियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट ही है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? सॉल्ट है। सिर्फ सोडियम के नहीं, यहाँ पे आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के सॉल्ट सॉइल में प्रेजेंट होंगे। पर जनरली पोटेशियम के सॉल्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। पर उसके अलावा बाकी एलिमेंट के यहाँ पे सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। डैट इज सेलाइन सॉइल। और ये भी ध्यान में रखना कि दीज आर न्यूट्रल सोल्यूबल सॉल्ट। क्या है? न्यूट्रल सोल्यूबल सॉल्ट है, न्यूट्रल है भाई। न्यूट्रल कैसे? न्यूट्रल Na+Cl-, Na में प्लस चार्ज, Cl में माइनस चार्ज, तो ये न्यूट्रल है, इसमें कोई ऐसा अलग चार्ज नहीं है। सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर के साथ ये लीच आउट कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्लियर हो गई हमारी, न्यूट्रल सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं ये। क्या हैं? न्यूट्रल सोल्यूबल सॉल्ट हैं। किसके? क्लोरीन के हैं, सल्फेट के हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इतनी बात क्लियर, ठीक। चलो, अगर अब सोडिक सॉइल की हम बात कर रहे हैं तो दीज आर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। हाँ, मैंने आपको कहा था एल्कलाइन और एल्कली सॉइल के बीच क्या डिफरेंस होता है? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखो भाई, सोडिक सॉइल को ही हम एल्कली सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। दो टर्म मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एल्कलाइन और एक मिलेगा आपको एल्कली। देखो बहुत लोग को इसके बीच कंफ्यूजन होता है और कई बार लोग एल्कली को एल्कलाइन बनाते हैं, एल्कलाइन को एल्कली बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। क्लियर कट में आपको बता रहा हूँ। देखो रेफरेंस जरूरी होता है इन चीज़ों में, ठीक है ना। आप कोई बड़े साइंटिस्ट हो, ठीक है, कोई बड़ा साइंटिस्ट भी अगर बता रहा है तो आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है कि भाई किस साइंटिस्ट ने बोला, क्या वो बहुत जाना पहचाना साइंटिस्ट था, तभी तो हम उसकी बात मानेंगे, वरना ऐसा तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो भाई NCB रेड्डी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत मतलब बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो एल्कलाइन सॉइल, सीधी सी बात है, एल्कलाइन का मतलब pH अगर 7 से ज़्यादा होगा डैट इज एल्कलाइन सॉइल, बात खत्म, ठीक है। और एल्कली का मतलब, एल्कली आप सीधा सोडियम के साथ जोड़ोगे, जो आपका एल्कली मेटल, अब बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है। पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और वहीं पे आपको सोडियम, पोटेशियम वगैरह देखने को मिलते हैं। मतलब वहीं से सोडियम में एल्कली सॉइल का नाम आपका दिया गया है। भूल जाओ, बस याद रखो एल्कली आपका जो है 7 pH से ज़्यादा, तो उसको हम एल्कलाइन सॉइल बोलेंगे। अगर आपका वो सोडियम अगर सॉइल में ज़्यादा है तो उसको हम सोडिक सॉइल या एल्कली सॉइल बोलेंगे, और pH 8.5 से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एल्कली सॉइल की केस में हमेशा याद रखना pH 8.5 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। बात क्लियर? नहीं क्लियर तो भाई कमेंट में कर देना, वहीं पे हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक। चलो, तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट होते हैं सोडिक सॉइल में। किसके? कार्बोनेट मतलब CO3-, CO3 2-, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3-। अब इसके साथ कुछ जुड़ा भी होगा। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते हैं सोडियम के। अब इसमें ना पोटेशियम आएगा, ना कैल्शियम आएगा, ना मैग्नीशियम आएगा, कुछ नहीं आएगा, बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब कम होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ज़्यादा होंगे और सॉल्ट्स लेस होते हैं, कम होंगे। सॉल्ट ज़्यादा नहीं होते, काफ़ी कम होंगे इसमें सॉल्ट आपके, ठीक है। तो ये आपकी इसकी क्या होगी? सेकंड कंपोजिशन हो गया कि क्लोरीन और सल्फेट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सबके, और ये कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 is sodium carbonate and NaHCO3 is sodium bicarbonate, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ देखने को मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा कंपोजिशन वाला, ठीक है भाई, आपका ये पॉइंट हो गया एकदम क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड है इनके सोर्स क्या है, आखिर सेलाइन सॉइल वहाँ पे बना कैसे है। तो भाई देखो, इस चैप्टर का मैंने नाम क्या लिखा हुआ है? सॉइल्स ऑफ एरिड रीजन, ठीक है। नंबर थर्ड वन इज सोर्स की बात कर लेते हैं। बना कैसे भाई सेलाइन सॉइल? सबसे पहला क्या है यहाँ पे? सबसे पहला सोर्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो आपको हमेशा ये एरिड रीजन पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रेनफॉल क्या है? लेस है, और इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इवोपरेशन क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। मतलब ये सॉइल अगर है, अब इसमें आपके प्रेजेंट है सोडियम, सॉल्ट की बात करें तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के भी सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक। अगर भाई रेनफॉल ज़्यादा होगी तो भाई नमक को पानी में डालोगे, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ठीक है। अब नमक अगर सॉइल में प्रेजेंट है, पानी बहुत सारा, बारिश आ रही है, तो ये सारा डिजोल्व होके
लीच आउट करेगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमिड रीजन पे आपको कभी भी सैलाइन सॉइल देखने को नहीं मिलते, वहाँ पे आपको एसिडिक सॉइल देखने को मिलता है, ठीक। ह्यूमिड रीजन पे, चलो ह्यूमिड रीजन पे आएंगे बात, ठीक है। तो आपको ये एरिड रीजन देखने को मिलेंगे जहाँ बारिश कम है, बारिश कम होने की वजह से ये जो सॉल्ट है ये आपके वाटर में डिजोल्व होकर नीचे सॉइल से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, इवोपरेशन ज़्यादा है, थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो थोड़ा बहुत सॉइल में नीचे चले जाएंगे, पर भाई एरिड रीजन है, बारिश थोड़ी बहुत होने के बाद बंद हो जाती है। अब जैसी बारिश बंद होगी तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी वापस धीरे धीरे कैपिलरी से ऊपर आ जाएगा और अपने साथ सोर्स को भी ऊपर ला के इकट्ठा करेगा और पानी जो है ऊपर इवोपरेट कर जाएगा। तो बार बार यहाँ पे जो सॉल्ट है वो फिर से सरफेस की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो पहला तो एरिड रीजन हो गया। दूसरा, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब वहाँ के पानी में या वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसमें क्या है, आपका सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। और अगर ग्राउंड वाटर थोड़ा सा ऊपर, आपका हाई ग्राउंड वाटर वहाँ पे है, यानी कि सरफेस की तरफ ग्राउंड वाटर है, तो कई बार जो सॉल्ट है वो इस ग्राउंड वाटर से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर के साथ सरफेस तक आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ग्राउंड वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो अभी दिक्कत है, बार बार सॉल्ट ग्राउंड वाटर से आपके फील्ड तक पहुंच सकता है और फील्ड फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। एक तीसरा और लास्ट सोर्स और बचता है सैलाइन सॉइल का, जिसको आप कह सकते हो सी या ओशियन, ठीक है। कभी सी और ओशियन में गए होगे अगर बीच वगैरह में, तो उसका पानी कभी थोड़ा सा भी मुंह में आएगा, बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है एकदम, ठीक है। तो ह्यूमिड रीजन पे सैलाइन और सोडिक सॉइल, ह्यूमिड मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ पे आपको ये सैलाइन सोडिक सॉइल देखने को नहीं मिलते। बाई चांस देखने को मिल भी गए तो वो आपका सी के आसपास का कोस्टल रीजन होगा, जहाँ सी की वजह से थोड़े बहुत सॉल्ट वगैरह डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, क्या, सोर्स हो गया। चलो आसान आसान चीज़ें चल रही हैं अभी तक, कुछ ऐसा टफ आया नहीं है। ये हो गया आपका क्या, दिस वन इज, ठीक है, ग्राउंड वाटर, और ये हो गया आपका ओशन या सी हो गया। तीन चीज़ें क्लियर हो गई, सोर्स हो गया। अब देखो दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सोडिक सॉइल के देखो सोर्स थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, वहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि जो आपका वाटर है, जो आपका इरिगेशन वगैरह लगा रहे हो, उसमें हो सकता है कि सोडियम के कार्बोनेट्स वगैरह इरिगेशन वाटर में प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसको हम रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो उस वजह से सोडिक सॉइल कई बार डेवलप हो जाता है, ठीक है, पर वहाँ से आपसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते, मेन बनते सोर्स में सैलाइन सॉइल के रिगार्डिंग। अब देखो एक दो चीज़ें और हैं, एक दो चीज़ें और हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं भाई दिक्कत, भाई होने दो सैलाइन सॉइल, होने दो सोडिक सॉइल, दिक्कत क्या है इनके साथ, प्रॉब्लम एसोसिएटेड। चौथी हेडिंग में क्या आ गया हमारा, प्रॉब्लम एसोसिएटेड। क्या दिक्कत आ गई भाई ऐसे सैलाइन सॉइल के साथ, क्या दिक्कत। सबसे पहली दिक्कत यहाँ पे आएगी आपका कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर के अपटेक नहीं करने देगा, जो प्लांट वाटर अपटेक ठीक से सॉइल से नहीं कर पाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बिगाड़ देगा। क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस को बिगाड़ देगा, ये इसका पहला हो गया, मतलब ये रही प्लांट की रूट्स, ठीक है, समझ लो जल्दी से। अब मैंने देखो फिशरीज वगैरह में भी आपको बताया है, हो सकता है कभी और भी बताया होगा, कि ऑस्मोसिस को अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो बस ये समझ लो कि जिधर सॉल्ट या नमक ज़्यादा उधर वाटर मूव करेगा। मतलब अगर ये है प्लांट की रूट और इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है, प्लांट की रूट है, इसके अंदर क्या ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, और बाहर क्या है, सॉल्ट कम है, और पानी प्रेजेंट है आपका, थोड़ा पानी बाहर है, थोड़ा पानी अंदर भी है, ठीक है। तो वाटर हमेशा हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हम कह रहे हैं यहाँ पे सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा है। अब सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो वाटर क्या रूट में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। प्लांट की रूट कितना भी जोर लगा ले वाटर को अपटेक नहीं कर पाती है। कई बार अगर बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है सॉइल में तो रूट से वाटर इनफैक्ट बाहर तक आ सकता है, ठीक है। अब भले यहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो सॉइल के अंदर, फिर भी प्लांट की रूट वाटर अपटेक नहीं कर सकती, एंड दिस इज नॉन एज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट आपको सैलाइन सॉइल में देखने को मिल सकता है कि सॉल्ट इतना ज़्यादा था कि आपका पानी तो सफिशिएंट है सॉइल में, पर फिर भी प्लांट अपटेक उसको नहीं कर सकता, फिर भी प्लांट विल्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसने ऑस्मोटिक बैलेंस बिगाड़ दिया। दूसरा पॉइंट, और दो मेन दिक्कत है इसके साथ। दूसरी दिक्कत है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आयंस, effects of ions like chlorine and sulfate, chlorine and sulfate। मतलब सॉइल के अंदर क्लोरीन और सल्फेट का इतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है कि वो बाकी आयंस को डिस्टर्ब करके रख देगा, ठीक है। भाई सारा जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपटेक होते हैं उसमें आपका
आयनिक चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी है भाई। सोडियम अपटेक हो रहा है, कैल्शियम अपटेक हो रहा है, कुछ भी प्लांट अपटेक कर रहा है, उसमें सारा जो खेल है वो इन चार्जेस का खेल होता है, ठीक है। और ये क्लोरीन और सल्फेट अगर एक्सेस में है तो ये सारा जो ये चार्ज का आयनिक बैलेंस जो है इसको पूरा यहाँ बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो गया, प्लांट की रूट ठीक से न्यूट्रिएंट भी अपटेक नहीं कर पाएगी, ठीक। तो आपका यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं क्लोरीन और सल्फेट की वजह से, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक। तो दो दिक्कत मेन हो गई हमारी सिलाइन सॉइल के साथ, एक तो इसने सारा ऑस्मोटिक बैलेंस बिगाड़ दिया, प्लांट वाटर अपटेक नहीं कर पा रहा, दूसरा क्लोरीन सल्फेट अगर ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत है भाई, प्लांट की रूट न्यूट्रिएंट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। चलो भाई, ये तो हमारी बात हो गई सेलाइन सॉइल की। अब सोडिक सॉइल में ऐसी क्या दिक्कत है भाई? सोडिक सॉइल सेलाइन सॉइल से भी ज़्यादा डेंजरस है, आप एक तरीके से कह सकते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे होगा डिस्पर्जन। सोडिक सॉइल में क्या होगा? डिस्पर्जन होगा भाई। सॉइल के पार्टिकल इस तरीके से बाइंड होते हैं, ये आपका सैंड है, सिल्ट है, क्ले छोटा सा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। सॉइल के एग्रीगेट जो हैं अच्छे अच्छे बने होते हैं, जितना अच्छा एग्रीगेट उतना ही अच्छा सॉइल, ठीक है। और सोडियम करता है एकदम उल्टा काम। क्या उल्टा काम? सोडियम क्या करता है? इन सॉइल के एग्रीगेट को डिस्पर्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी केमिस्ट्री आती है कि वो कौन सी लेयर बनाएगा, क्या चार्जेस करता है, वो आपको नहीं जानना, ठीक। क्या करना है? सोडियम इनको क्या करेगा? अलग अलग करेगा, ये आपके पार्टिकल्स को क्या करेगा? डिस्पर्स कर देगा। और स्पेशली जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ, एक दो चीज़ यहाँ पे समझ लो आप। ये रहे आपके सॉइल के पार्टिकल्स, ठीक है। ये रहे सॉइल के, ये सॉइल का पार्टिकल, ठीक। जो बीच बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, ये सब पोर स्पेस है, मतलब सॉइल के बीच का पोर स्पेस है जो खाली स्पेस है। अगर डिस्पर्जन हो गया, अब सॉइल के पार्टिकल सारे क्या हो गए? इधर उधर थोड़ा फैल गए, ये उधर उधर फैल गए, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जो भी यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे इनको भर देंगे, इनको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो पूरा सॉइल सॉल्यूशन में आ गए और जो छोटे छोटे जहाँ पोर्स मिले वहाँ सेटल हो गए, ठीक। अब इसी वजह से धीरे धीरे क्या होती है? एक कॉम्पैक्ट लेयर बनने लगती है। जैसे पडलिंग में एक कॉम्पैक्ट लेयर बनती है, सोडिक सॉइल के केस में भी क्या हो गया? डिस्पर्जन की वजह से एक कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है। अभी अगर कॉम्पैक्ट लेयर बन गई तो आप समझ जाओ कि एरिएशन जो है पूरा घट जाएगा। कॉम्पैक्ट लेयर बनने के लिए तो सेलाइन सॉइल में भी बन जाती है, ठीक है, कि कई बार सॉइल जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइटली वहाँ पे इकट्ठा हो गया तो एक कॉम्पैक्ट लेयर वहाँ भी बनती है, ठीक। पर वहाँ इतनी हार्ड नहीं बनती जितनी हार्ड ये सोडिक सॉइल बना देता है। तो भाई कॉम्पैक्ट लेयर बन गई तो ये एरिएशन को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब ढंग से एरिएशन अंदर नहीं हो सकता। सीडलिंग को अगर इमर्ज करना होगा, सीडलिंग इमरजेंस, तो भाई अब इतनी हार्ड लेयर ऊपर है तो सीडलिंग भी ठीक से ऊपर इमर्ज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डिस्पर्जन की वजह से कॉम्पैक्ट लेयर बन गई, जिसकी वजह से एरिएशन डिक्रीज हो गया और इमरजेंस भी कम हो जाएगा। डिस्पर्जन, या फिर आप इसको चाहो तो डीफ्लॉक्यूलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको डीफ्लॉक्यूलेशन वर्ड मिला तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा। तो डीफ्लॉक्यूलेशन वर्ड याद रखना, इसको फ्लॉक्यूलेशन के साथ रिलेट, मतलब फ्लॉक्यूलेशन के साथ कंफ्यूज मत करना। डीफ्लॉक्यूलेशन अलग है जब सॉइल अलग हो रहे हैं, और फ्लॉक्यूलेशन अलग है। फ्लॉक्यूलेशन मतलब सॉइल के फ्लॉक्स बन रहे हैं, सॉइल के एग्रीगेट्स बन रहे हैं। आगे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आपका डिस्पर्जन या डीफ्लॉक्यूलेशन होगा, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट लेयर बन रही है और सॉइल की फिजिकल कंडीशन जो है वो बहुत ही पुअर होगी। फिजिकल कंडीशन क्या होगी? वेरी वेरी पुअर, बहुत ही जो है क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा बोर्ड भर दिया, ठीक है। अब थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। अब चीज़ें करते हैं थोड़ी सी छोटी छोटी। चलो भाई, इतना तो आपको समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है। ये तो हो गई इसके साथ प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर था हमारा ये 4। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन मतलब रिक्लेमेशन। इसको ठीक कैसे करें, रिक्लेम कैसे करा जाए? रिक्लेमेशन बोल दो, ठीक करना बोल दो, एमिलियोरेशन बोल दो, एक ही बात तो है, एमिलियोरेशन, ठीक है, सब एक ही बात, ठीक। अब देखो यूनाइटेड स्टेट सैलिनिटी लेबोरेटरी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ने बड़े काम किए हैं इन चीज़ों के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए, उन्हीं का ब्रांच है यूनाइटेड स्टेट सैलिनिटी लेबोरेटरी। उन्होंने एक चीज़ बताई जिसको हम कहते हैं क्या? लीचिंग रिक्वायरमेंट। आपको यूनाइटेड स्टेट याद नहीं रखना, आपको याद रखना है क्या? लीचिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। व्हाट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट? भाई लीचिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? ये रहा आपका फील्ड और ये रहे आपके यहाँ पे नमक, सॉल्ट, NaCl, Na2SO4, ठीक है। मान लो कुछ कैल्शियम के भी हैं, कुछ मैग्नीशियम के भी सल्फेट वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आपके सॉल्ट प्रेजेंट है फील्ड में। अब व्हाट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट? लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग मतलब
कि वाटर हमने डाला और वाटर के साथ ये जो सॉल्ट या नमक है ये डिजोल्व होगा और फील्ड में नीचे निकल जाएगा, डैट इज लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट मतलब कितना वाटर हमें फील्ड में डालना पड़ेगा कि ये सॉल्ट उसके साथ डिजोल्व हो और एटलीस्ट रूट जोन, अगर यहाँ पे प्लांट लगे हैं या क्रॉप लगी है तो उसकी रूट जोन से बाहर चले जाएं, थोड़ा नीचे चले जाएं, भले पूरा रिमूव ना हो पर एटलीस्ट उसकी रूट जोन से बाहर चले जाएं, डैट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट। क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कि कितना वाटर लगेगा हमें किस चीज़ के लिए, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू लीच आउट सॉल्ट, सॉल्ट को लीच आउट सॉल्ट को रिमूव करना है, लीच आउट सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन, फ्रॉम द रूट जोन। समझ गए भाई, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू लीच आउट सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन, रूट जोन से सॉल्ट को वाटर के साथ डिजोल्व करके निकाल देना है। सबसे बेस्ट तरीका सेलाइन सॉइल में जो उसका रिक्लेमेशन का है, दैट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट, दैट इज लीचिंग। ठीक है, तो याद रखना सेलाइन सॉइल आपसे अगर कोई भी पूछता है, कहीं भी पूछता है, तो सेलाइन सॉइल में सबसे बढ़िया मेथड क्या है, लीचिंग है। तो पहले सेलाइन सॉइल करते हैं, फिर सोडिक सॉइल पे आते हैं। सेलाइन सॉइल हमने कर रहे हैं, हम सेलाइन सॉइल को हम ठीक करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसका उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है। फॉर्मूला क्या दिया है, देखो भाई, इस फील्ड में आप राइटिंग पे तो थोड़ा सा मत ही जाना भाई, सारे कॉन्सेप्ट पे जरूर जाना। ठीक है, ये रहा फील्ड, ये रहा हमारा NaCl, ये रहा हमारा Na2SO4। मैं बार बार सेम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। अब देखो ये रहा ऊपर क्या, ट्यूबवेल रहा, ट्यूबवेल या कुछ भी हमारा इरिगेशन का सोर्स रहा, जिससे हम पानी डाल के सॉल्ट को क्या करने वाले, लीच आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने ऊपर से डाला वाटर और इस वाटर के साथ डिजोल्व होकर सॉल्ट सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो भाई लीचिंग रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला निकाला गया वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो वाटर हम डालेंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है भाई, सबने 3 इडियट मूवी देखी है, तो उसमें एक चीज़ आपको पता है, फिर अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, अब ये मत समझना कि आप पानी में तार पड़े तो छू लोगे, करंट जरूर खाओगे। ठीक है, बट प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर वो भाई प्योर वाटर या एकदम डिस्टिल वाटर है। पर जनरली केस में प्योर वाटर आपको ऐसे नहीं मिलता, जहाँ भी वाटर या स्पेशली सॉइल में वाटर है तो प्योर वाटर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा मिला है, तो करंट जरूर लगेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा उतना ही ज़्यादा करंट फास्ट ट्रेवल करता है, क्योंकि भाई करंट का सारा फ्लो होने का जो काम है वो होता है आयंस के थ्रू, और ये NaCl Na2SO4 ये बहुत अच्छे आयंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। घूम फिर के याद रखो कि सॉल्ट अगर नमक ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका करंट बहुत तेज़ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग हमेशा सैलिनिटी को मेजर करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू ही मेजर करते हैं कि भाई आपका यहाँ पे करंट कितने फास्ट फ्लो कर रहा है, जितना फास्ट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा उसका सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इरीगेशन वाटर की जो हम ऊपर से डाल रहे हैं डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्रेनेज वाटर की जो नीचे से ड्रेन करके निकल रहा है, ये है इसका फॉर्मूला लीचिंग रिक्वायरमेंट का। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब ये तो मेन कॉन्सेप्ट था आपका लीचिंग रिक्वायरमेंट, बाकी बड़े आसान से हैं। अब देखो, एक आप बोल सकते हो कि भाई प्लोइंग कर दो, क्या कर दो, डीप प्लोइंग कर दो। डीप प्लोइंग भाई सॉइल को आप कई बार प्लो कर सकते हो, मतलब अब मान लो आपका ये फील्ड है, ठीक है, अब NaCl Na2SO4 हमने बनाया, ये रहा फील्ड। अब मान लो कि थोड़ा NaCl यहाँ है, थोड़ा NaCl यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, इस तरीके से, मतलब फील्ड में पैचेस में सॉल्ट आपका जो है प्रेजेंट है। तो जहाँ जहाँ सॉल्ट ज़्यादा है भाई वहाँ तो एकदम ही ग्रोथ खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो क्या करो, इन सॉल्ट को फील्ड में प्लो कर दो, प्लोइंग कर दो इसकी, थोड़ा सा इसको प्रॉपर सॉइल में मिक्सी कर दो, इनकॉर्पोरेट कर दो कि थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जो कंसेंट्रेशन है सॉल्ट का एक पर्टिकुलर जगह पे उतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो प्रॉपर प्लोइंग कर दो, या फिर डीप प्लोइंग भी यहाँ पे करी जाती है कि अगर बाय चांस सॉइल में नीचे की तरफ कोई अगर लेयर वगैरह बन गई है सॉल्ट की, तो वो भी आपकी क्या होगी, यहाँ पे ब्रेक होगी, टूट जाएगी। ठीक है, डीप प्लोइंग के बाद एक आता है यहाँ पे आपका स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग एंड सैंडिंग बच गया, स्क्रैपिंग आ गया और एक बच गया सैंडिंग बच गया। ठीक है, स्क्रैपिंग और एक लास्ट बचता है आपका क्या, नंबर D, सैंडिंग। सारे आपके सीख हैं, उसका आसान है, सोडिक सॉइल का वहाँ एक ही 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्रैपिंग मतलब बड़ा आसान है। स्क्रैपिंग मतलब किसी चीज़ को स्क्रैप करना। ठीक है, क्या करना, स्क्रैप करना। फील्ड में ये जो सॉल्ट है इसको स्क्रैप करो, क्योंकि ऊपर भाई डिपॉजिट हो जाता है, हमें मतलब दिख रहा होता है, आप इसको निकाल सकते हो। तो भाई क्या करना है, एकदम ऊपर की सॉल्ट या ऊपर सॉल्ट के साथ थोड़ा सा सॉइल क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है और इसको
क्या करना है, यहाँ से हटा ही देना है। अब ये नहीं कि आपने कहीं अगल बगल जाके उसको फेंक दिया कि वो आपने इरिगेशन चैनल पे फेंक दिया और वाटर के साथ मिक्स होकर फील्ड पे आ गया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा ढंग की जगह पे जाके इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। बट स्क्रैपिंग इज ओनली अ टेम्पररी मेथड, ये ध्यान में रखना, इट इज़ नॉट अ परमानेंट मेथड, ठीक है। ये आपका परमानेंट मेथड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आपका ठीक है। स्क्रैपिंग क्या है, आपका एक टेम्पररी मेथड होगा आपका, पर क्योंकि भाई आपको पता है आपने एक बार तो यहाँ से हटा दिया, फिर ग्राउंड वाटर से वापस सॉल्ट आ सकता है, या ऊपर इरिगेशन वाटर से वापस सॉल्ट जो है आपके फील्ड में आ सकता है। फिर एक है भाई सैंडिंग। और व्हाट इज सैंडिंग? सैंड तो सबने सुना है कि भाई सैंड क्या होता है, क्या होता है भाई सैंड? सैंड जो होता है आपका, अगर आप सैंड इस फील्ड में ला के डाल दो, ठीक है, क्या करना है हमें, सॉइल का टेक्सचर चेंज करना है। अब ये मत सोचना कि सॉइल का टेक्सचर चेंज नहीं हो सकता। सॉइल का जो टेक्सचर है, इट इज़ अ परमानेंट प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर क्या है, परमानेंट, बेसिक एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये तीनों टर्म आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, एक ही बात है, ठीक है। तो सॉइल का टेक्सचर जनरली चेंज नहीं होता, आप टीलेज करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, ऐसे चेंज नहीं होता। पर अगर आप बाहर से ला के बहुत सारा सैंड इसमें डाल दो, थोड़ी मान लो क्ले सॉइल थी और आपने बहुत सारा सैंड डाल दिया, तो टेक्सचर चेंज हो जाएगा। भी टेक्सचर क्या है, सैंड सिल्ट क्ले कितना कितना है, वही टेक्सचर है, ठीक है। तो सैंडिंग में क्या करते हैं भाई, सैंड ला के डाला जाता है, क्यों डालते हैं, ताकि यहाँ टेक्सचर में चेंज किया जाए, ठीक है। क्यों, ताकि एक परमानेंट चेंज किया जाए यहाँ पे सॉइल के टेक्सचर में। अब इससे क्या फ़ायदा भाई, सैंड के पास है मैक्रोपोर्स यानी बड़े बड़े पोर्स, और जितने बड़े पोर्स होंगे वाटर उतनी इजीली इन पोर से नीचे की तरफ जाएगा, और उतना ही ज़्यादा आपका जो सॉल्ट है वो लीचिंग आपकी उतनी अच्छी होगी यहाँ पे फील्ड में, ठीक है। तो ये चार आपके मेन मेथड है, हम सैलाइन सॉइल को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड है क्या, लीचिंग वाला, ठीक। चलो हो गया आपका सॉइल को हमने कर दिया ठीक। अब हम करते हैं सोडिक सॉइल को ठीक। चलो भाई, अब आते हैं हम सोडिक सॉइल की तरफ। ज़्यादा भर गया बोर्ड है, इसलिए स्लाइड यूज़ करता हूँ मैं, है ना, इतना बोर्ड नहीं भरता वहाँ पे। चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, इतना ही रखेंगे, ठीक है। चलो रिक्लेमेशन चल रहा है, अब सोडिक सॉइल को भी तो ठीक करना है भाई। सोडिक सॉइल को कैसे ठीक करेंगे, सोडिक सॉइल का रिक्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है क्या, जिप्सम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके जिप्सम के रिगार्डिंग, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जिप्सम डबल स्टार, जिप्सम क्या डबल स्टार, ये पूरा चैप्टर ही डबल स्टार है। ज़्यादा देखो, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, मैं पूरा इसको इतने में ही क्या कर रहा हूँ, निपटा रहा हूँ। इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। जिप्सम भाई, जिप्सम का पहले तो पता हो फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दैट इज जिप्सम। अब भाई जिप्सम ऐसा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम क्या करता है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, इस तरीके से होते हैं सॉइल के पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज होते हैं ये, जिनके साथ जुड़ा है सोडियम। ये तो हमारी सोडिक सॉइल है कि भाई सॉइल के पार्टिकल के में क्या है, सॉइल के पार्टिकल में आपका सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये सोडिक सॉइल। अब हमने सॉइल में ऐड कर दिया जिप्सम, ये रहा आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ये आ जाएगा आपका सॉइल के पार्टिकल के साथ, और जो सोडियम है वो आ जाएगा इस सल्फेट के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि आपने इधर जोड़ दिया क्या, कैल्शियम जोड़ दिया, ये रहा आपका कैल्शियम, और जो आपका सोडियम है वो आपका आ जाएगा सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ। अब ध्यान से देखो भाई, आपका यहाँ पे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिप्सम डाला तो भाई कैल्शियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, वो तो इंपॉर्टेंट ही है, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका कि जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, और सल्फेट के साथ ये एक बार जुड़ गया तो ये अब बन चुका है सोल्यूबल सोल्ट। अब ये आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट नहीं रहा, अब ये सोल्ट बन चुका है, और इस सोल्ट, ये आपका जो सोल्ट बन गया, अब जो ये डीफ्लोक्यूलेशन या डिस्पर्जन कर रहा था वो करना बंद कर देगा, ठीक है। जो सोल्ट होते हैं वो उल्टा डिस्पर्जन को रोकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सोडिक सॉइल में हम सोल्ट भी ज़्यादा होते हैं तो डिस्पर्जन वाली दिक्कत थोड़ा कम हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तो ये सोल्ट बन गया तो डिस्पर्जन वाली दिक्कत चली गई। दूसरा ये सोल्यूबल सोल्ट है भाई, वाटर डालोगे तो इसको आप रिमूव फिर भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट रोल है। याद रखना, सल्फर में सल्फेट की जो सोल्यूबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सल्फेट की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, सॉइल में उसकी मोबिलिटी है, मूव करता है सॉइल के अंदर कौन, सल्फर, ठीक है। तो ये बना दिया हमने सोडियम सल्फेट, अब इसको वाटर के डाल के आप रिमूव इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई बात इसकी। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे जिप्सम, अब देखो सॉइल में कितना जिप्सम डालना है, इसके लिए एक टर्म यूज होगा जिसको हम कहते हैं जिप्सम रिक्वायरमेंट, और जिप्सम रिक्वायरमेंट टर्म जो है ये दिया था शूनोवर ने। किसने दिया था, शूनोवर। तो ये नाम याद रखना, शूनोवर ने ये टर्म दिया था। एक टर्म शूमेकर भी है, शूमेकर एटोल। शूमेकर एटोल ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, क्या दी है पता है तो बता दो।
ठीक है, एक चीज़ बच रही है यहाँ पे, क्या बच रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, आपको मैंने बता दें लीचिंग रिक्वायरमेंट यूनाइटेड स्टेट सैलिनेटरी लेबोरेटरी ने दिया था, पर वो आपसे पूछते नहीं वो इतना, ठीक है, बट वही है, फिर आप पूछोगे सर लीचिंग रिक्वायरमेंट किसने दिया, तो वो भी बता दिया। जिप्सम रिक्वायरमेंट किसने दिया है, शूनोवर ने दिया है, कि आपको कैलकुलेट करना है कि जिप्सम आपको कितना जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, हाँ इसका फॉर्मूला भी तो देख लेते हैं, एक बस फॉर्मूला आपको पता हो एटलीस्ट, जिप्सम रिक्वायरमेंट्स इक्वल्स टू एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आपका स्टार्टिंग में कितना था, माइनस फाइनल आपको कितना लेके जाना है, इनटू कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जनरली ज़्यादातर जगह इंटू 100 होता है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अभी मैं आपको ये टर्म भी एक्सप्लेन करूंगा भाई, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या है आपका, और आपका SCR, दो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आपका एक चीज़ और हो गई यहाँ पे, रिक्लेम हमने कर दिया, हाँ ठीक है, जिप्सम डाल दिया हमने सोडिक सॉइल को, सोडिक सॉइल को हमने कर दिया ठीक। जिप्सम के अलावा आप चाहो तो सल्फर भी डाल सकते हो, सल्फर के कुछ कंपाउंड, सल्फर डाल दिया, पायराइट डाल दिया, पायराइट मीन्स FeS2, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका काम वही हो रहा है, सल्फर जो है वो सोडियम के साथ जुड़ेगा और क्या करेगा, सोडियम को सोडियम सल्फेट बनाएगा जो सोल्यूबल सॉल्ट है। तो यहाँ पे आप सल्फर वाली चीज़ें कई सारी डाल सकते हो, आपने सल्फर डाला, पायराइट डाल दिया, या लाइम सल्फर वगैरह डाल दिया, तो ये सारी चीज़ भी है जो हम लोग सोडिक सॉइल को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात हो चुकी है यहाँ पे हमारी प्लोइंग सब हो गया, रिक्लेमेशन हमने कर दिया। चलो अब आते हैं अपन स्लाइड के ऊपर, देखते हैं कि स्लाइड में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलो भाई आई होप समझ में आ रही सारी चीज़ें यहाँ पे, और ये रहा हमारा PPT, ये कब बंद हो गया हमारा, ठीक है ये रहा, चलो ठीक है। देखो हमने ये सारी बातें हमने कर ली है, आपका इसके नाम क्या होंगे ये वाली बात भी हमने कर ली है पूरी, और सोर्सेज क्या होंगे ये भी हमने बात कर ली है। अच्छा ये वाले टर्म्स बचे, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिक्कत इनके साथ क्या होगी हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और आयन की जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाएगी। इधर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई डीफ्लोक्यूलेशन होगा, पोर्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो कॉम्पैक्शन होगा, आपकी इमरजेंसी सीडलिंग नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें बता दी आपको। एम्लियोरेशन मतलब उसको ठीक कैसे करेंगे, तो भाई लीचिंग बता दिया, डीप फ्लोइंग बता दिया, सब डीप फ्लोइंग या सब सॉइलिंग है ना, जो कॉम्पैक्ट लेयर बन गई उसी को ब्रेक करने के लिए, स्क्रैपिंग सैंडिंग सब बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम का भी लिखा हुआ है, अभी क्रॉप्स पे भी आएंगे, अभी चिंता मत करो, हर चीज़ पे आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो सब आएंगे हम लोग। बाकी लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला बता दिया, जिप्सम रिक्वायरमेंट आपको सूनोवर ने दिया था, ये बता दिया, ये आपका फॉर्मूला इसका क्या है, आपका ESP इनिशियल माइनस फाइनल, स्टार्टिंग में सोडियम ज़्यादा होगा, फिर हम लोग जिप्सम डालेंगे तो सोडियम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल इनटू कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कर देना है, ठीक है। उसके अलावा पायराइट, लाइम सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर वाले कंपाउंड भी कर देने हैं हमने इस्तेमाल, ठीक है। चलो अब बस ये देख लेते हैं, और इसके बाद हमारा कुछ क्रॉप्स मतलब कौन सी ज़्यादा टॉलरेंट है, कौन सी कम टॉलरेंट है, उसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, सॉइल सैलिनिटी क्लासेज, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है क्वेश्चन बन ही जाता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनता है। देखो कितना आसान है, ये लिखा है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद क्या होता है। और ये है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, कहने का मतलब है दोनों सोडियम से जुड़े हुए टर्म है, मतलब अगर सोडियम ज़्यादा होगा तभी ये ज़्यादा होंगे, वरना ये होंगे कम, ठीक है, इतनी सी बात है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेलाइन सोडिक और सोडिक सॉइल, ये 3 क्लासेज है यहाँ पे, ये तीनों आपके सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर आप चाहो तो एक बार के लिए कह सकते हो। जहाँ जहाँ सोडिक आएगा वहाँ वहाँ पे आपको ये SCR और ESP क्या करने, ज़्यादा करने। तो कहाँ कहाँ आ रहा है आपका सोडिक आपका सेलाइन सोडिक और सोडिक सॉइल में आ रहा है, तो इन दोनों केस में आपका SCR याद रखना 13 होगा, ESP आपका 15 होगा, SCR 13 साल करके चाहो तो याद कर लो, ठीक है, और ESP 15 होगा। तो इन दोनों केस में जहाँ जहाँ सोडिक आ रहे हैं वहाँ पे आपका ये ज़्यादा होगा, जहाँ सोडिक नहीं आएगा वहाँ पे ये क्या होगा, कम होगा। इतनी बात क्लियर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा किससे जोड़ोगे आप, सोल्ट या सेलाइन से जोड़ोगे, तो जहाँ जहाँ सेलाइन वर्ड आएगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन पर मीटर से ज़्यादा होगी। जैसे सेलाइन यहाँ आ गया और सेलाइन यहाँ आ गया, तो इन दोनों केस में ये 4 से ज़्यादा होगी। अब सेलाइन यहाँ नहीं आया, सोल्ट यहाँ नहीं है, तो ये 4 से कम हो जाएगी, ठीक है। पीएच की बात करते हैं, पीएच भी आप याद रखना, सेलाइन सॉइल के केस में 8.5 से कम होगा। इंडियन सॉइल में जनरली जो सेलाइन सॉइल हम कहते हैं वहाँ पीएच 8.2 से भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपका यूनाइटेड स्टेट वगैरह ने थोड़ा स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 8.5 है, पर इंडियन सॉइल में जनरली सेलाइन सॉइल के लिए 8.2 के आसपास हम बोलते हैं कि सैलिनिटी आपका पीएच जो है इससे भी कम चला जाता है, ठीक है भाई।
सेलाइन सॉइल में पीएच 8.5 से कम। अब भाई सेलाइन सोडिक में आपकी क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, जनरली लेस देन, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जनरली, कई बार आपको हायर भी देखने को मिलेगा, जनरली लेस देन 8.5। डिपेंड करता है कि सोल्ट अगर ज़्यादा होंगे तो पीएच 8.5 से कम होगा, अगर उसमें सोडियम ज़्यादा होगा तो पीएच 8.5 से ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आपका सोल्ट ज़्यादा है कि इसमें सोडियम ज़्यादा है। और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपको लिखा हुआ कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग हिंट मिलनी चाहिए कि सोल्ट ज़्यादा है कि सोडिक ज़्यादा है, ठीक है। कई बार वो इस तरीके से लिखते हैं कि सेलाइन सोडिक सॉइल, ब्रैकेट में वो लिख देंगे सोल्ट कंटेंट, या ब्रैकेट में वो लिख देंगे एल्कली सॉइल, ठीक है। इस तरीके से वो कुछ हिंट दे सकते हैं। तो जनरली 8.5 से कम होता है, बट अगर सोडियम ज़्यादा होंगे तो 8.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और कोई अगर कहता है कि ज़्यादा होगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा गलत कहते हो, ठीक है, बट वही बात है, रेफरेंस वाली बात है। एनसी ब्रेडी की बुक में लिखा है लेस देन 8.5, आप डी के दास की बुक उठाओगे वहाँ लिखा है मोर देन 8.5, है ना, तो आप किसको फॉलो करोगे, ठीक है। और IEEE में लिखा है कि भाई सोल्ट ज़्यादा तो पीएच कम, सोडियम ज़्यादा तो पीएच ज़्यादा, उन्होंने तो वैल्यू ही नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जाओ जनरली लेस देन 8.5 के साथ। और सोडिक सॉइल में आपको ऑब्वियसली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच 8.5 से ऊपर ही जाएगा, इसी को हम एल्कली सॉइल भी कह देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एक बार एफओ में क्वेश्चन यहाँ से बना था, ठीक है। जो टोटल सोल्यूबल सोल्ट होंगे सेलाइन सॉइल के अंदर वो 0.1% से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टोटल सोल्यूबल सोल्ट की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन की हम बात करें तो 0.1% से ज़्यादा होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक बार ये एफओ के एग्जाम में आया था, ठीक है, ये वाला भी पूछा हुआ था, ठीक है भाई साहब। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। जल्दी से 2 टर्म और समझ लो यहाँ पे। एक टर्म आपका बच गया क्या, आपका ईएसपी बच गया। देखो क्या लिखा है, ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, मतलब सॉइल में जितने भी कटायंस प्रेजेंट हैं, मतलब सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी हैं उनमें एक्सचेंजेबल सोडियम कितना होगा, दैट इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। कि भाई जितने भी सॉइल के अंदर कटायन प्रेजेंट है उन सारे कटायंस में सोडियम का क्या परसेंटेज है, दैट इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतना ही ज़्यादा वो सोडिक सॉइल होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एक्सचेंज, इसका फॉर्मूला एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का, ठीक है। सी इज कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, आप समझ लो कि सारे जो कटायन सॉइल में प्रेजेंट है उनका सम होगा ये, ठीक है, दैट इज आपका कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब एक मिलेगा आपको सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, एब्जॉर्प्शन रेशियो है, रेशियो है किसका, सोडियम के एब्जॉर्ब होने का रेशियो है। देखो ये सब भी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि हम ये 2 टर्म यूज़ करेंगे कि आप भाई जो सोडिक सॉइल है उसको हम थोड़ा बता सकें कि हाँ ये सोडिक सॉइल है। तो उसके लिए इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है, एक तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज हो गया, आसान है। दूसरा इन्होंने बोला सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपेरिजन में कितना प्रेजेंट है। सोडियम ज़्यादा होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम कम होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो सोडियम कम होंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है जिससे सोडिक सॉइल का आइडिया लगाया जा सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन, ठीक है। वैसे इनके कंसंट्रेशन की बात होती है, कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं और जो भी है, ठीक है। सिंपली करने के लिए आप जो जैसे लिख दो, सोडियम आयन डिवाइडेड बाय कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और नीचे आपका होल स्क्वायर रूट भी आ गया, सोडियम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको मैं और ज़्यादा वो नहीं करने वाला, आप देख लो यहाँ पे आप लोग एक बार, ये लिखा हुआ है एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाय CaC हो गया आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और SAR की बात करूँ तो सोडियम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्क्वायर रूट को आप चाहो तो पावर हाफ करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो बस एक चीज़ लास्ट बचती है आपकी, जो बचती है क्या, अब ये मत कहना कि सर एक टेबल बोला था दूसरा टेबल आ गया, ठीक है, 10 टेबल भी आ सकते थे, कोई वो नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ क्रॉप्स होती हैं जो सोल्ट को झेल लेती हैं, ज़्यादा सोल्ट होगा फिर भी वाटर ले लेंगे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो नहीं झेल पाती, ठीक है। जो टॉलरेंट क्रॉप होती है, सीरियल की अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, तो मोस्ट ऑफ द सीरियल क्रॉप्स आर टॉलरेंट। ज़्यादातर जो सीरियल क्रॉप्स है, वीट है, ओट है, बार्ले है, ये सारी क्या है, टॉलरेंट है सेलिनिटी के लिए, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सेप्शन है 2, मेज एंड राइस। मेज और राइस ऐसे सीरियल हैं जो आपके क्या होते हैं, जो सेलिनिटी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको सेलिनिटी कम चाहिए। स्पेशली राइस की बात करें तो थोड़ा सा एसिडिक सॉइल प्रेफर करता है,
ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका सीडलिंग स्टेज आपके ये टॉलरेट तो कर जाते हैं, पर अगर सॉइल सोडिक है तो सीडलिंग को दिक्कत करेगा। कई बार आपका सीडलिंग में जर्मिनेशन वगैरह के टाइम भी दिक्कत कर सकता है, और सीडलिंग में आपका स्पेशली ये क्या करेगा, दिक्कत करेगा। एक बार धीरे धीरे प्लांट बड़ा हो गया फिर उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर स्टार्टिंग स्टेज है या इनिशियल स्टेज है तो उस टाइम में सीरियल को दिक्कत होती है। ठीक है, चलो सीरियल तो थोड़ा टॉलरेंट था अगर हम मेज और राइस को छोड़ दें। पर अगर हम वेजिटेबल क्रॉप की बात करें तो भाई वेजिटेबल क्रॉप उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही सॉल्ट के लिए, वो आपकी ज़्यादातर सेंसिटिव है। एक दो क्रॉप छोड़ दो, जैसे एस्पारागस एंड बीट रूट, रेड बीट, ठीक है, एस्पारागस एंड रेड बीट, ये क्या है आपकी, ये टॉलरेंट है थोड़ा सैलिनिटी के लिए, पर इसके अलावा बाकी जो वेजिटेबल हैं वो आपकी सेंसिटिव देखने को मिलेंगी। और इस केस में वेजिटेबल के केस में क्या है, इनिशियल नहीं लेटर स्टेज में जो है ज़्यादा होती दिक्कत ज़्यादा होती है, लेटर स्टेजेस में दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। फ्रूट एंड ट्रीज की बात करें तो भाई ये भी सेंसिटिव है, और याद रखना स्पेशली सिट्रस आपका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है सैलिनिटी के लिए, ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से नहीं पूछना चाहिए फ्लावर्स वगैरह के नाम कि मॉडरेटली टॉलरेंट या समवट सेंसिटिव है। ठीक है, बट ये एक लिस्ट है आपकी, ये वाली जो लिस्ट है देखो, ये अगर मैं आपके कंटेंट की बात करूँ तो ये तो आपका 8-10 बुक से बना होगा, और ऑनलाइन भी आपका TNAU वगैरह की वेबसाइट होगी, उन सबसे मिला के बना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका TNAU की वेबसाइट से है, उसी को थोड़ा कंसाइज किया हुआ है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो आपका ये है, ठीक है, इसमें भी एक दो क्रॉप है जो अलग से जोड़ दी गई है। ठीक है, घुमा फिरा के ऑर्नामेंटल के रिगार्डिंग नहीं इतना पूछना चाहिए, बट देयर इज अ बिग बट, ये है सोडिसिटी टॉलरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोडिसिटी टॉलरेंस, राइस और मेज आपका सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर पाती ज़्यादा, पर राइस की अगर हम बात करें तो राइस हो गया, बार्ले हो गया, सेसबेनिया हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सेसबेनिया आपका, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, ये तीनों के तीनों सोडिसिटी को टॉलरेट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सोडिसिटी को टॉलरेट कौन करता है, राइस करता है। तो जब हमें सोडिक सॉइल को रिक्लेम करना होगा, ठीक करना होगा, तब हम उसमें राइस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, राइस को पसंद तो एसिडिक सॉइल है, बट वो सोडिक सॉइल को भी टॉलरेट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जाते हैं बन। ठीक है भाई, यही था आपका सेलाइन और सोडिक सॉइल। ठीक है, देखो थोड़ा सा एक हल्की सी अगर एक कहीं कमी रही है ना, तो वो ये रह गई कि थोड़ा बोर्ड में बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं चीज़ें ना, कितनी कोशिश कर लो थोड़ा फैल जाती हैं, इसलिए मैं स्लाइड और बोर्ड दोनों का मिक्सअप यूज़ करता हूँ। ठीक है, पर आपके सामने ये पूरा टेबल था। अब ये मैं सोचना PDF मिल जाए, कुछ मिल जाए, चुपचाप नोट्स बनाओ, ज़्यादा है नहीं, एक पेज में पूरा सेलाइन और सोडिक सॉइल को निपटा दो। ठीक है, इसके अलावा देखो पढ़ने के लिए तो आपके पास अनंत चीज़ें हैं, पढ़ना जो पढ़ते रहो। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ते रहो, आप ये पढ़ते रहो, सॉइल सैलिनिटी क्लासेस है ना, ये तो आप फिर भी पढ़ सकते हो कि आपका कितने आकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो सेलाइन होगा नहीं होगा। ठीक है, देख लेना इसको आप अपने हिसाब से इस टेबल को। ठीक है, तो इस टेबल के साथ मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे आपको, तो आई होप आपको ये सेलाइन और सोडिक सॉइल क्या है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि भाई इससे एक आध क्वेश्चन और बन सकता है, या कुछ ऐसा है जो लग रहा है आपको कि अरे ये भी तो हो सकता था, कमेंट में बताओ मुझको एक बार, या कोई डाउट है अभी भी इसमें तो कमेंट में बताओ इसके इस टॉपिक के रिगार्डिंग सिर्फ। ठीक है, तो उसको हम कर लेंगे कमेंट में डिस्कस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और बाकी लाइक और सब्सक्राइब शेयर वगैरह सारी चीज़ें तो पता ही है आपको, है ना, कर लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।